हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम एलिज़ाबेथन पीरियड का तीसरा पार्ट कवर कर रहे होंगे और आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे होंगे। आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि वो वीडियो को क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड्स देखते हैं, फिर वो हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं होगी या इट्स जस्ट अ नॉर्मल वीडियो, बट दैट इज़ नॉट द केस। बिलीव मी एंड वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। आप पूरा वीडियो को देखो लास्ट तक, आपको ज़रूर अच्छी लगी वीडियो, काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि चीज़ों को अच्छे से कवर किया गया है, अच्छे से हर चीज़ों को समझाया गया है। इससे पहले हमने कई वीडियोस बना रखा है, मतलब लगभग 4 से 5 वीडियो इंग्लिश लिटरेचर की हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर। आप जा कर के उनको भी देख सकते हो क्योंकि वही वीडियोस अच्छी हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बिहार में TRE 4 होना है, तो वहाँ लिटरेचर से 35 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो आप उसके लिए अगर खास कर तैयारी कर रहे हो, या UP TGT PGT जैसे एग्ज़ाम्स, EMRS या कोई भी एनी एग्ज़ाम्स जिसमें लिटरेचर का पोर्शन होता है, आप उसके लिए पढ़ सकते हो। हर चीज़ को एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है, उन्हीं चीज़ों को कवर किया गया है जो रेलिवेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ भी कवर नहीं किया जाता है। हर चीज़ को एकदम सिंपल वे में समझाया जाता है, डिफ़िकल्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक इस क्लास का नोट आपको मतलब PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जा करके इंग्लिश लिटरेचर फॉर TRE 4 करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक करके पीछे की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें प्रिपरेशन के लिए तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले 2 क्लास में हमने एलिज़ाबेथन पीरियड को कवर किया है। एलिज़ाबेथन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है इंग्लिश लिटरेचर में, और उस पीरियड को हम इंग्लिश लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड भी कह रहे होते हैं, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, बहुत अच्छे क्वालिटी के जो है हमारे पास प्ले राइट्स और ऑथर्स हुए, और इस वजह से काफ़ी वर्क इसमें आया, तो इसको कवर करने में टाइम लगता है। तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो एलिज़ाबेथन पीरियड की बना रखी है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको आप देख लो, बेटर होगा। ये 3rd पार्ट है एलिज़ाबेथन का। ठीक है, और इस पीरियड में हम सिर्फ और सिर्फ कवर कर रहे होंगे विलियम शेक्सपियर और उनके वर्क को। ठीक है, एक वीडियो इनका लगेगा क्योंकि इनके बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको कवर करना ज़रूरी पड़ जाता है। विलियम शेक्सपियर का नाम काफ़ी बड़ा है इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में। जैसे आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करो, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो भगत सिंह का नाम आएगा। कि मतलब अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात किया और भगत सिंह का बात नहीं किया तो वो बात अधूरी रह जाएगी। द सेम गोज़ फॉर विलियम शेक्सपियर की। आपने इंग्लिश लिटरेचर की बात की और आपने विलियम शेक्सपियर की बात नहीं की तो दैट इज़ एक्चुअली इनकम्प्लीट। सो यू हैव टू मेंशन दिस पर्सन, क्योंकि वो ही holds a very important position in English literature, and that's why we are covering him in this particular chapter, ठीक, in this particular video। चलिए शुरू करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर नाम आपने कई बार सुना ही होगा, और जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं भी हैं उन्होंने कभी ना कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विलियम शेक्सपियर का नाम सुना ही होगा। ठीक, विलियम शेक्सपियर 1564 से लेकर के 1666 तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक, यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। ये मैंने एक फेक आधार कार्ड टाइप का एक इनका बनाया है ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। ठीक है, बाकी इसका कोई और पर्पस नहीं है, सिर्फ ऐसे ही इसके लिए। ठीक, तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 अप्रैल 1564 है। इनके पापा का नाम जॉन शेक्सपियर है, मम्मी का नाम मैरी आर्डन है। ठीक है, मेल है, आप जानते होंगे। और एड्रेस है इनका स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, वारविकशायर नाम का स्टेट है इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है ना, उसी तरह वहाँ काउंटीज़ होती है। हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं, जैसे बिहार स्टेट, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, तो उसी तरह वहाँ इंग्लैंड में काउंटीज़ होती हैं, काउंटी। तो वही काउंटी जो है वो वारविकशायर है। अब इसमें एक चीज़, ये तो obvious बात है, बेसिक चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप बहुत जगह पे आप देखोगे तो इनके जगह का नाम लिखा हुआ होता है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन लिख देते हैं, ऑन एवन। ठीक, ऑन एवन, यहाँ पे आप देखोगे अपॉन एवन लिखा हुआ है, ये ऑन एवन लिखा हुआ है। और कुछ किताब जैसे कि विलियम जे लॉन्ग की किताब है, वहाँ पे भी उन्होंने ऑन ही लिख रखा है, लेकिन ऑन नहीं है, अपॉन है। इस चीज़ को आप याद रखना, खासकर अगर पूछ दिया ऑन और अपॉन तो आप फंस जाओगे। कई बार पूछा भी है पहले, अभी ये काफ़ी बेसिक हो जाता है, फिर भी आप याद रखो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है, ऑन नहीं है। आई माई सेल्फ वॉज a bit confused when I came through these two differences, and later on I myself discovered that no, it was actually Stratford upon Avon. I confirmed it through authentic books and online resources which are actually authentic, and even I looked it up on
गूगल मैप्स। तो मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ा है और जो गूगल मैप होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर सारे ये होते ही हैं जगह का नाम, तो मैंने वहाँ भी सर्च किया था, तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन ही दिखता है। ठीक है, चलिए इतना याद रखना आपको, ये वाली बात। वार्विक शायर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पूछ था। ठीक, 5082 में इनका मैरिज हुआ एनी हैथवे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ही केम टू लंदन अबाउट 1587 एंड जॉइंड हिमसेल्फ इन बर्बियस कंपनी द थिएटर। देखिए, ये पहले गांव में थे, मतलब कंट्री साइड में रहा करते थे। फिर 1587 के आसपास, ठीक है, ये इंग्लैंड के लंदन जो सिटी आप जानते ही होंगे, वहाँ पर ये शिफ्ट कर गए। अभी सी बात है, काम के पर्पज़ से ही, जैसे लोग अक्सर शहर में शिफ्ट कर जाया करते हैं, तो ये भी अपना वहाँ जा करके शिफ्ट कर गए। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था द थिएटर। ठीक है, द थिएटर, और ये जेम्स बर्बिश की कंपनी थी। ठीक, उसी में जो है ये जा करके शिफ्ट कर गया मतलब ज्वाइन कर लिया कि चलो ठीक है। अच्छा, इस कंपनी का काम क्या था भाई? अब थिएटर है, थिएटर का काम क्या होगा? जैसे हॉल का काम क्या था? मूवीज़ दिखाना। तो उससे थिएटर का काम क्या होगा? प्लेस दिखाना, परफॉर्मेंस दिखाना। तो उसमें ये एज ए एक्टर, एज ए रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्ले, ठीक है, इस तरह करके ये ज्वाइन कर लिए। तो इसको याद रखना है आपको। यहाँ पूछता है कि इन विच कंपनी डिड विलियम शेक्सपियर फाइंड अ जॉब व्हेन ही फर्स्ट केम टू लंदन, कि जब वो पहली बार लंदन आए थे तो उनको कौन सी कंपनी में भैया जॉब लगा था, या कौन सी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जेम्स बर्बिश की कंपनी थी द थिएटर। ठीक है, उसी को ये कहाँ था? ये फिन्सबरी फील्ड में था, फिन्सबरी फील्ड। वही फिन्सबरी, वही फिन्सबरी है जहाँ से दादा भाई नौरोजी MP बने थे। और जोफ्री चौसर जो है वो 3082 में केंट से MP बने थे। ठीक है, तो ये द थिएटर है वो 1576 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1574 में लाइसेंसिंग दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि रॉयल परमिट दे दिया गया था कि चलो ठीक है, आप परफॉर्म करो प्ले। उसी के ठीक 2 साल बाद फिन्सबरी फील्ड की जगह नाम की जगह में द थिएटर नाम का एक थिएटर ओपन हुआ था, जिसको जेम्स बर्बिश ने ओपन किया था। ये हम पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, निकोलस रो नाम का बंदा था जिसने फर्स्ट मॉडर्न एडिशन ऑफ शेक्सपियर वर्क को पब्लिश किया था। इसको आप याद रखिए इस नाम को, कि सबसे पहले जो मॉडर्न एडिशन है, यानी कि जो अभी हम विलियम शेक्सपियर का कोई भी सोनेट पढ़ रहे हैं या कोई प्ले पढ़ रहे हैं, रोमियो एंड जूलियट, टीमन ऑफ एथेंस, या कोई सा ही वर्क पढ़ रहे हैं, तो उसको जो सबसे पहली बार मॉडर्न फॉर्मेट में पब्लिश करने का काम किया था वो किसने किया था? निकोलस रो नाम के आदमी ने। ठीक है, निकोलस रो नाम का आदमी था। ठीक है, इसको आप ये नाम आप ज़रूर से याद रखिए। निकोलस रो ने जो है पहला मॉडर्न एडिशन जो है वो पब्लिश किया था विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, विलियम शेक्सपियर इज सेड टू हैव पोच का मतलब होता है कि किसी जानवर का शिकार करना इन द डियर पार्क ऑफ सर थॉमस लूसी एट चार्ल्स कोर्ट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? एक्चुअली इन्होंने ऑब्वियसली बात है कि जो जानवर होते हैं उनको आप ऐसे हंटिंग नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलरली इंडेंजर जानवर जो होते हैं। तो इन्होंने सर थॉमस लूसी थे, इनके फ्रेंड थे, ठीक है, उन्हीं का एक फार्म था चार्ल्स कोर्ट नाम की जगह पर, उसी पार्क में जो है उन्होंने डियर का पोचिंग किया था। इस वजह से इन पे कुछ ये भी एक्शंस भी लिए गए थे। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। वो कैसे पूछता है? ठीक है, इन हुज पार्क डिड विलियम शेक्सपियर, या इन हुज फार्म डिड विलियम शेक्सपियर पोच द डियर। तो ये सर थॉमस लूसी होगा, आप सर थॉमस लूसी याद रखें। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है UPTGT में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है भी, अगर सेंस बनाता है ये तो ढंग का क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है कि किसके पार्क में, और एक्चुअली ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, लिव्ड इन लंदन फ्रॉम 1587 टू 1611। अभी हमने देखा था कि 1587 में जो है ये लंदन आए थे और जेम्स बर्बिश की कंपनी द थिएटर में ज्वाइन किए थे। तो 1587 से ये 1611 तक जो है वो लंदन में रहे थे। ठीक है, बेन जॉनसन शेक्सपियर के बारे में कहे थे, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। इसको आप एक बार याद रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे लाइन्स पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कि ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये किसने कहा। तो वो बेन जॉनसन ने कहा था विलियम शेक्सपियर पे, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एनफ ओपन एंड फ्री नेचर। यहाँ ये पूरा लाइन तो आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा नीचे वाला। ठीक है, ये पूछेगा या ये पूछेगा।
ठीक है, पूरा लाइन नहीं पूछा है, तो हो सकता है पूरा ही पूछ ले। तो याद रखना है कि बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। ये अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट ग्रीन अटैक विलियम शेक्सपियर, ये पिछले क्लास में जब हम यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ रहे थे और वहाँ क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, इन सबको देख रहे थे, तो हमने रॉबर्ट ग्रीन के सेक्शन में देखा था कि रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्फलेट इशू किया था, पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया था। ये कहा था कि देखो नया बच्चा कौन सा आ गया है और हमारे वर्क पर यानी हम जो काम कर रखा है उस पर कूद रहा है ये। तो उसे अप स्टार्ट क्रो बुलाया था, कहा था एन अप स्टार्ट क्रो प्लूम्ड विथ आवर फेदर्स, ये कहा था। और एक टर्म यूज किया था शेक्सीन विलियम शेक्सपियर के लिए, ठीक है। और जो पैम्फलेट था, पैम्फलेट की स्पेलिंग गलत है, PMPHLET होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, ठीक। तो पैम्फलेट जो है, पैम्फलेट का नाम भी आप याद रखिएगा, अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, इतना याद रहेगा बेहतर है, क्योंकि ऑप्शंस में इतना ही दिया जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप पूरा याद रखिएगा। बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, ठीक। यूजुअली लोग पूरा नहीं बताते हैं, टीचर्स भी जो है अग्रोट्स वर्थ वीट बता करके छोड़ देते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पूरा बताया जाए। तो आप इतना तो जरूर याद रखिए, अग्रोट्स वर्थ वीट यहाँ तक, लेकिन पूरा आप याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप स्टार्ट क्रो प्लूम्ड विथ आवर फेदर्स, कभी कभी डायरेक्ट लाइन भी पूछ रहे था इस तरह से कि बताइए, हु अटैक्ड विलियम शेक्सपियर कॉलिंग हिम एन अपस्टार्ट क्रो, तो रॉबर्ट ग्रीन। या हु सेड एन अपस्टार्ट अबाउट विलियम शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो प्लूम्ड विथ आवर फेदर्स, तो रॉबर्ट ग्रीन ने, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछे हुए भी एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, विलियम शेक्सपियर हमने देखा था अभी कि स्टार्टिंग में वो आए थे, मतलब लंदन आए थे 1587 में, फिर जेम्स वर्बर्स की कंपनी द थिएटर थी उसमें ज्वाइन किया। उसके बाद ऑब्वियस बात है कि जब आदमी काम कर रहा होता है तो वो चाहता है कि चलो भाई हम काम कर रहे हैं, कुछ मेरा भी हो जाए, स्टार्टिंग मतलब कुछ खुद का भी हो जाए, कैसे कोई बिजनेस हो गया या कुछ भी हो गया। तो इसी तरह ये भी स्टार्टिंग में तो वहाँ काम किए थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे 2 थिएटर थे जिनका नाम है द ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स। ये 2 थिएटर थे जिनके ये पार्ट ऑनर बन गए थे, मतलब अपना शेयर कुछ खरीद लिया होगा। और ये पूछता है क्वेश्चन, इवन UGC नेट जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन विच थिएटर्स डिड विलियम शेक्सपियर होल्ड सम शेयर, कि किस थिएटर में विलियम शेक्सपियर का शेयर था। तो ग्लोब और ब्लैक फ्रायर, जरूर से आप याद रखें इसको, 3 चीज़ याद रखें। ग्लोब और ब्लैक फ्रायर में इनका खुद का शेयर था, और जो द थिएटर था जेम्स बर्वे वाला, उसमें इन्होंने एक काम किया था पहली बार, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर हम विलियम शेक्सपियर को उनके प्लेज़ के लिए जानते हैं, यानी उनके ड्रामा के लिए जानते हैं, परफॉर्मेंस के लिए जानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर विलियम शेक्सपियर ने कोई प्ले नहीं लिखा होता, कोई ड्रामा नहीं लिखा था, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, कुछ भी नहीं लिखा होता, फिर भी वो उतना ही फेमस होते। क्यों? अपने इन 2 पोएम की वजह से, वीनस एंड एरोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। ये 2 इनका नैरेटिव पोएम है, ठीक है, 2 नैरेटिव पोएम है जिनको इन्होंने पब्लिश किया था, वीनस एंड एरोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। सीधे नाम पूछ लेता है कि वीनस एंड एरोनिस इज अ नैरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, द रेप ऑफ लुक्रेसी इज अ नैरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक बात। चलो आगे, ही डाइड ऑन द प्रोबेबल एनिवर्सरी ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1616। जैसे देखा था हमने कि 23 अप्रैल को उनका बर्थ हुआ था, और कहा जाता है कि 23 अप्रैल को ही इनका डेथ हो गया था, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इनके मतलब जो डेथ एनिवर्सरी है 23 अप्रैल को, यूनेस्को ने उसे कहा है कि हम इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी बात, जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल, उसको कई कैलेंडर के हिसाब से 3 मई भी कहा जाता है, ठीक है। 3 मई भी मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से उसको 3 मई कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 3 मई दिखे, ठीक, और 23 अप्रैल ना दिखे, तो आप वहाँ टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। समझ में आ गई बात? ये मैंने मेंशन नहीं किया कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है यहाँ पे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, छोड़ दिया मुझ के, ये बता दे रहा हूँ मैं कि जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल था ना, हमने ऊपर देखा था, तो उसको पुराने कैलेंडर में है, वो नए कैलेंडर के हिसाब से उसको हम 3 मई भी हो जाता है, यानी कि 3 मई, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, काफ़ी कन्फ्यूजन है, और खासकर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो ज़्यादा, तो उनको छोड़ देते हैं वो लोग। लेकिन अजीब चीज़ है ना एग्ज़ाम्स, वो तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो वहाँ क्या होगा, आप 3 में अगर रहे तो आप उसको आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज, नाउ कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो, ठीक है, वॉज मेड बाय हेमिंग एंड कॉन्डल, ठीक है। देखिए, द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन,
जैसे अभी उनका जो ही वर्क है, ऊपर तो हमने देखा था निकोलस रो ने सबसे पहले मॉडर्न नेशन पब्लिश किया था, ठीक है। तो इनका प्ले की बात कर रहे हैं, सीधे प्ले की बात, कि जो प्ले है इनका, ठीक, जितना ही प्ले है उन सब को एक जगह कलेक्ट करके पब्लिश कराने का काम दो आदमी ने किया था, हेमिंग और कॉन्डेल, दोनों एक्टर थे, ठीक है। उन्होंने किया था कब? 1623, ठीक, प्रिंटेड कलेक्शन था। और इसको हम फर्स्ट फोलियो बोलते हैं। देखिए ये फोलियो कोई कुछ अजीब चीज़ नहीं, नया चीज़ नहीं है, ठीक है। ये फोलियो कोई अजीब चीज़ नहीं। देखिए होता क्या है कि जो पेपर होता है, जैसे अभी हमारे पास पेपर है, ठीक, आप A4 साइज़ का पेपर होगा आपके पास भी, मतलब जेरोक्स जो करवाते हैं तो है ना पेपर, ठीक। और आपके पास जो कॉपी होगा आप उसको देखिएगा तो एक तरह से क्या लगेगा कि कोई एक बड़ा सा पेपर है, उसी को दो में मोड़ दिया गया है, ठीक। उसी तरह क्या होता था पहले जब प्रिंट होता था ना, तो उसी तरह का पेपर होता था, ठीक, इस तरह का पेपर होता था। इसका एग्जैक्टली क्या नाम है हमको अभी याद नहीं आ रहा, याद था, आई हैव फॉरगॉटन, ठीक। तो इस तरह का पेपर हुआ करता था, ठीक है। शायद इसको पार्चमेंट बोलते थे इस टाइप का। जब इसको एक बार बीच से मोड़ देते थे ना, एक बार बीच से मोड़ देते थे, ठीक, तो ये इस तरह हो गया, ठीक, यानी कि एक दो पार्ट हो गया और टोटल 4 पेज हो गया, एक पेज इधर, एक पेज इधर, एक पेज इधर, एक पेज पीछे। तो इसको हम बोलते थे फोलियो, ठीक है, इसको हम बोलते थे फोलियो। और एक तो ऐसे मोड़ा हुआ और एक बार और मोड़ दिए इसको, ऐसे भी मोड़ दिए, ठीक है, ऐसे मोड़ दिए तो अब 4 हो गया, यानी 4 पेज हो गया और दोनों साइड मिला करके 8 हो गया। तो इसको बोलते थे क्वार्टो, ठीक। तो ये फोलियो का मतलब कुछ बहुत तोप चीज़ नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है। फोलियो ये एक्चुअली एक क्या है, ये एक पेपर का टाइप है, समझ रहे हैं, पेपर का टाइप है। तो फोलियो समझ गए आप कि एक बार मोड़ा हुआ है, 2 बार मोड़ दिया गया तो वो क्वार्टो होता था, ठीक। और जैसे अभी आप कोई बुक पढ़ते हैं, ऐसे है ना, ये बुक है आपका, अब बीच से ऐसे होगा, ये राइट साइड होगा आपका, ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो राइट साइड वाले को रेक्टो बोलते हैं और लेफ्ट साइड वाले को वर्सो बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रेक्टो और वर्सो। तो फोलियो का मतलब कुछ ये नहीं कि उसका नाम था, फोलियो का मतलब होता है कि जो प्रिंट करने वाला पेपर होता है उसको एक बार मोड़ा गया तो फोलियो बोल देंगे। अगर एक बार और मोड़ दिया यानी टोटल 2 बार मोड़ दिया गया है तो उसको हम क्वार्टरो बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह और मोड़ते मोड़ते बनते जाता है। तो फोलियो बताता है कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वार्टो का साइज़ इससे थोड़ा छोटा होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मानिए कि आपने A4 साइज़ का एक पेपर लिया, वो जो जेरोक्स वाला वगैरह होता है ना, मतलब फोटोकॉपी जो होता है, तो वो पेपर आपने दिया, ठीक है, शीट। उसको एक बार आप मोड़ देंगे बीच से तो वो फोलियो कहलाएगा, एक बार और मोड़ देंगे उसको तो वो क्वार्टो कहला जाएगा। तो फोलियो का मतलब होता है और क्वार्टो का मतलब कि वो पेज के साइज़ को बताता है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं आप, ठीक। रेक्टो वर्सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको डिटेल से और हम पढ़ रहे होंगे इन सब चीज़ों को जब हम लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। अभी उतना डीप में जाना बेहतर नहीं है, ठीक। इसको आप याद रखिए कि फर्स्ट कलेक्शन जो है यानी फर्स्ट फोलियो जो है पब्लिश हुआ था 1623 में और हेमिंग एंड कॉन्डल नाम के ये 2 आदमी ने पब्लिश किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक डिटेल्स हैं जो इनसे रिलेटेड है। आपको मैक्सिमम बुक्स में जो है 2 ही मिलेगा, एक 1623 में हुआ था फर्स्ट फोलियो पब्लिश और 1632 में सेकेंड फोलियो पब्लिश हुआ था। लेकिन मैंने सारा फोलियो का आपको डिटेल दे दिया है अच्छी बुक से, ठीक है। ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, आप खुद देख लो, यूट्यूब पे ही वीडियो उठा करके देख लो, विलियम शेक्सपियर की किसी बुक में ही पढ़ लो, वो 2 ही बताएंगे, वो फर्स्ट फोलियो सेकेंड फोलियो में जा करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला फोलियो इनका 1623 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसमें टोटल 36 प्लेज थे और पेडिकल्स एक प्ले है जिसको ओमिट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर के कुछ एक प्ले है ना जिनको डाउटफुल है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उन्होंने नहीं लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने आधा लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि किसी के साथ कोलैबोरेट करके लिखा है। तो किसी किसी बुक में 2-3 ऊपर नीचे हो जाएंगे, जैसे 37 मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि 37 है और कई बुक में आपको 2 और एक्स्ट्रा ऐड करके 39 भी बोल दिया जाता है। तो आप इन चीज़ को ध्यान रखें, ठीक। हालांकि वो आपसे कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा कि बताइए विलियम शेक्सपियर ने कितना प्ले लिखा, ये सब अजीब चीज़ है, ये सब नहीं पूछी जाती है, ठीक। तो फर्स्ट फोलियो जो है वो पब्लिश हुआ है 1623 में और इसका ठीक आप एयर को उलट दीजिए, 3 को पहले 2 को बाद में, तो 32 बन जाएगा। सेकेंड फोलियो पब्लिश हुआ है, ठीक। थर्ड फोलियो पब्लिश हुआ है 1663 में और इसी थर्ड फोलियो का सेकंड इम्प्रेशन पब्लिश हुआ है 1664 में, याद रखने वाली बात है, ठीक। और फोर्थ फोलियो इनका पब्लिश हुआ है 1685 में, ठीक। तो ये टोटल इनके फोलियो का लेखा जोखा हो गया, ठीक है। इस तरह से फोलियो का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। कुछ एक प्ले हैं जिनको अक्सर लोग डाउटफुल प्ले में रख दिया कर, जैसे टाइटस एंड्रोनिकस हो गया, हेनरी 6 का पार्ट 1 हो गया, ये सब डाउटफुल प्ले, ठीक। हेनरी 8 इज़ अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ फ्लेचर एंड विलियम शेक्सपियर। जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का ये कोलैबोरेटिव वर्क है, कोलैबोरेटिव यानी कि इन दोनों ने साथ मिलकर के लिखा है, इसको आप याद रखिएगा,
ठीक। हेनरी VIII इज़ अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ जॉन फ्लेचर एंड विलियम शेक्सपियर। जॉन फ्लेचर को आगे पढ़ रहे होंगे, जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस बेमोंट, फिलिप मैसेंजर, इन सब को हम पढ़ रहे होंगे विलियम शेक्सपियर के बाद ही। ये सब भी एलिजाबेथन पीरियड में ही आते हैं, ठीक। ये हो गई कुछ एक डिटेल्स। अब हम इनके सोनेट्स के बारे में चलते हैं, जो कि काफ़ी कई बार जो है सोनेट से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखा, ठीक है, 154 सोनेट लिखा। इनके सोनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हालांकि ये क्लासिफिकेशन, ये डिवीजन आर्बिट्रेरी है, मतलब इसका कोई एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन या इसका कोई प्रॉपर बेस नहीं मिलता है। ये लोग खुद से, मतलब बहुत से लोगों ने खुद से क्लासीफाई कर दिया, या इसको आपको एकदम हार्ड कोर फैक्ट की तरह नहीं लेना है, ठीक है। इनके जितने भी सोनेट्स हैं 154 टोटल है। ये तो फिक्स है कि 154 ही हैं। उसके क्लासिफिकेशन को लोगों ने किया है, मतलब उन्होंने नहीं कहा था कि ऐसा है, ठीक है। तो पहले 126 सोनेट जो है वो उनके फ्रेंड को, कोई फ्रेंड था, नाम उनका अभी है लेकिन मैंने नाम मेंशन नहीं किया, उनको डेडिकेटेड है। नेक्स्ट 26 किसी डार्क लेडी को एड्रेस्ड है, और लास्ट का 2 जो है वो लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस्ड है, ठीक है। ये क्लियर है। किसी एग्ज़ाम में ये अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोनेट नंबर 126 यानी 1 to 126 इज़ एड्रेस्ड टू, ऐसे करके। ये आपको मैं बता दिया हूँ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब ये आर्बिट्रेरी ही है तो ऐसा क्यों आता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मुझे डालना पड़ा मजबूरी में। मैंने खुद देखा है, आई माई सेल्फ हैव सीन के वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मजबूरी है ना, ठीक। आप इसको याद रखें, ठीक। 154 सोनेट उन्होंने टोटल लिखा है। क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। 126 उनके कोई फ्रेंड है उसको मैंशन है, और नेक्स्ट 26 जो है, अगला 26 वो किसी डार्क लेडी को एड्रेस्ड है, और लास्ट का 2 जो है लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस्ड है, ठीक है। सारे सोनेट का कलेक्शन जो है वो 1609 यानी 1609 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। राइम स्कीम आप ज़रूर से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पिछले क्लास में मैंने पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम, एलिजाबेथ मतलब इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की स्कीम को डिटेल से बता दिया है। अब यहाँ पे फिर एक पढ़ रहे हैं तो एक फिर से बता दिए, ठीक है। इनका राइम स्कीम होता है AB CD EF GG, ठीक। अच्छा, ये पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऑक्टेट और सेस्टेट में होता है। ऑक्टेव और सेस्टेट में मतलब कि 8 लाइन और फिर 6 लाइन, ठीक। तो टोटल 14 लाइन हो गया। लेकिन जो विलियम शेक्सपियर वाला सोनेट है या इंग्लिश सोनेट जिसको बोलते हैं, वो AB करके CD EF GG करके, यानी कि आप देख रहे हैं 4 4 4 और 2, यानी कि 3 जो है हमारे क्या होते हैं, क्वार्टेट होते हैं, और 1 कपलेट होते हैं। तो 4 3 12 और 2 14 हो गया, ठीक। इसका भी याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने किया था सोनेट को, यानी हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कमेंट सेक्शन में, पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। सोनेट नंबर 99 जो है उसमें 15 लाइन है। सोनेट नंबर 126 में 12 लाइन है। सोनेट नंबर 145 आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। यूजुअली इनके सोनेट जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्ड्स, और सोनेट नंबर 145 जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ डिटेल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, परेशान करने वाले, ठीक है। चलिए, और ही इज़ कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। देखिए, बार्ड मतलब होता क्या है, अगर आप बार्ड समझ जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। बार्ड जो है किसी भी ऐसे पोइट को बोलते हैं, किसी ऐसे ऑथर को बोलते हैं जिसके वर्क जो है क्लासिक हो नेचर में। क्लासिक का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो उस एज में, ठीक। और दूसरे वो मतलब कि इसलिए नहीं लिख रहे हो कि मज़ा आए, ठीक है। उनका राइटिंग जो हो वो एक तरह से ह्यूमैनिटी के सर्विस के लिए डेडिकेटेड हो, ठीक। तो वैसे लोग हम बार्ड कहते हैं, ठीक। तो विलियम शेक्सपियर को बार्ड कहा गया, और चूँकि वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में थे, यानी उनका घर था वहाँ, इसीलिए बार्ड ऑफ एवन कहा गया। इसी तरह अब मैं यहीं पर छोड़ सकता था, लेकिन इससे जो क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास। जो बार्ड रॉबर्ट बर्न्स हैं, उनको बार्ड ऑफ आयरशायर बोला जाता है। क्यों? फिर से भाई आयरशायर आयरलैंड के थे ये, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को बार्ड ऑफ राइडल माउंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका घर राइडल माउंट पर था। रविंद्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल के थे। तो ये तो आप साथ में याद रखें ही, और उसके साथ मैंने इन सब को भी दे दिया है, क्योंकि ये सब बार्ड ऑफ एवन सब जानता है। अब ये इंपॉर्टेंट बचा ही नहीं, सब जानता है, सब याद कर लिया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बचता है। बार्ड ऑफ आयरशायर, बार्ड ऑफ राइडल माउंट, बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक, ये हो गया। तो बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ आयरशायर रॉबर्ट बर्न्स, बार्ड ऑफ राइडल माउंट विलियम वर्ड्सवर्थ, और बार्ड ऑफ बंगाल
रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर का नोबेल कब मिला था, कौन से ईयर में, ठीक है, और कौन से वर्क के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ही वर्क विद द कंपनी लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन लेटर कॉल्ड द किंग्स मैन। ये आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेता है कि वो किस कंपनी के साथ वर्क किए थे। तो ये है लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी, ठीक, द किंग्स मैन। शुरू में क्या देखा था हमने कि जब वो पहली बार लंदन आए थे तो उन्होंने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया था, जेम्स बर्बेज के द थिएटर को ज्वाइन किया था, ठीक। बाद में इन्होंने ज़्यादा अपना काम किया है ना, ज़्यादा लंबा काम जो किया है वो किसके साथ, इसके साथ किया है, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जिसको लास्ट में किंग्स मैन बोला गया। ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है ज़रूर से याद रखें, ठीक है, ठीक है, मतलब चलिए 23 अप्रैल शेक्सपियर्स डेथ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि 23 अप्रैल को ही इनका लगभग डेथ माना जाता है और उस डे को यूनेस्को ने कहा है कि भैया हम इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक मनाएंगे, ठीक है, ये बात है। चलिए, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बेन जॉनसन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप इसको, सीधे लाइन दे देगा, बोलेगा बताइए हु सेड दिस अबाउट विलियम भाई शेक्सपियर। तो बेन जॉनसन ने कहा ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कि वो किसी एज, खास एज के लिए नहीं था कि भैया ये इसी एज के लिए या इसी जनरेशन, ना ना ना, ही वॉज फॉर द ऑल टाइम, मतलब एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल था वो बंदा, ऐसा विलियम बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन काफ़ी अप्रिशिएट किया, प्रेज किया है काफ़ी विलियम शेक्सपियर को, ठीक है। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम होगा यहाँ पर, देयर इज़ नो थर्ड, T.S. एलियट, थॉमस स्टर्न्स एलियट, वेस्ट एंड वाले भैया। दांते कौन, इन्फर्नो वाले नहीं, हाँ इन्फर्नो ही वाले हैं, डिविनिया कॉमेडिया वाले, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ जो ज़रूरी बातें थी विलियम शेक्सपियर से जुड़ी वो हमने देख लिया है। अब हम डीप डाइव करेंगे इनके वर्क्स में कि इन्होंने क्या क्या वर्क लिखा और उनके वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो या कोट हो या कुछ हो, उन सबको हम देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थे उनको हमने कवर कर लिया और क्वेश्चंस वहाँ से भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे कि उन्होंने कौन सा वर्क लिखा, उस वर्क से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर हैं, उस वर्क से रिलेटेड कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पब्लिकेशन का डेट है या अगर कोई धांसू वाला कोटेशन है, तो हम उनको एक एक करके धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैंने ट्राई किया है काफ़ी, सॉरी, कि इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं पढ़ने में, नहीं रीटेन करने में, ठीक। और काफ़ी ट्राई किया गया है कि स्टूडेंट फ्रेंडली, एस्पिरेंट फ्रेंडली बनाया जाए कंटेंट को, ठीक है। चलिए इसको आप बार बार रिवीजन करें, लिटरेचर जैसी चीज़ों को आपको रटना नहीं है, बार बार रिवीजन करना है, एक्सपोजर लेना ताकि दिमाग में इमेज बन जाए, ठीक। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के जो वर्क है उसको हम कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री के हिसाब से बांट देते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, जो कि मैं मेंशन कर दूँगा, अभी कर देता हूँ। ही यूज्ड Thomas North's translation of Plutarch's Lives and Hollin's Chronicles for many of his plays as a source। देखिए दो वर्क है, एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे एक्चुअली दिमाग में अभी झट आ गया तो बता दिया मैं। थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन था लाइव्स का, ठीक, और होलिन्स क्रॉनिकल्स, ठीक। देखिए ये है, क्या बताता हूँ मैं। प्लूटार्क बहुत पुराना बंदा है ये, मतलब इसने इटली का ही था प्लूटार्क। उसने एक वर्क लिखा था लाइव्स में बेसिकली क्या था, अलग अलग लोगों के, एक तरह से आप समझिए कि उसके बायोग्राफी था, उसके लाइफ के बारे में लिखा हुआ था, ठीक। तो उसी को ट्रांसलेट किया था, थॉमस नॉर्थ बंदा था ट्रांसलेटर। जब हम ट्रांसलेटर पढ़ रहे होंगे ना इसी एलिजाबेथन पीरियड में, ट्रांसलेटर को भी हमको पढ़ना है, तो उसमें थॉमस नॉर्थ का नाम आएगा। थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन था इसी प्लूटार्क के लाइव्स का, ठीक। और एक रफाएल होलिन्स नाम का बंदा था, रफाएल होलिन्स पूरा नाम है, उसी का एक क्रॉनिकल था, रफाएल होलिन्स का क्रॉनिकल था, क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रिटेन एंड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इसी तरह करके था पूरा नाम। होलिन्स क्रॉनिकल्स कहते हैं सिंपली उसको, क्योंकि उसको रफाएल होलिन्स ने लिखा था। इन दोनों वर्क से
इन दोनों वर्क को यूज़ किया है इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे प्ले के लिए, यानी वहाँ से इन्होंने मटेरियल उठाया है। और ख़ासकर जो हिस्ट्री प्ले और क्रॉनिकल प्ले है ना, उसका जो सोर्स है ना वो यही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा ये मैं बताता हूँ। वो पूछेगा कि बताइए विलियम शेक्सपियर यूज्ड विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स फॉर हिज क्रॉनिकल एंड हिस्ट्री प्लेज, थॉमस नॉर्थ्स लाइव्स एंड होलिन्स्ट क्रॉनिकल्स, ठीक है। राफेल होलिन्स्ट पूरा नाम था, ठीक, ये बता दिया मैं, याद आया तो, ठीक है। तो ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, सात बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे ही वर्क थे जो हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में दिया हुआ था, तो हमने पढ़ना पड़ा था वो। जैसे एक 12th नाइट था, वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ था, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो इनको आप दो बार, चार बार पढ़िएगा ना, बार बार पढ़िएगा ना, तो वो आ ही जाएगा, ठीक, याद। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी है, देखिए वही सब वर्क है। यहाँ तो वर्क को कैटेगरी जॉनरा जिसको बोलते हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री में। और यहाँ जो है हमने उन सारा वर्क को एक ही साथ जो है मेंशन कर दिया, सारा का सारा वर्क को, ठीक है। कुछ एक इसमें मिस्टेक हो सकते हैं, मतलब स्पेलिंग का या और चीज़ का, उसको आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली AI नहीं बनाया है ये, ठीक, ये है। इसको आप देख सकते हैं, ये आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से अपना बार बार देख करके इसको याद कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, ठीक। अब हम कुछ जो है डेट के हिसाब से या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं हम, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि कभी कभी होता है ना, वो लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा वर्क पहले आया, कौन सा वर्क बाद में आया, तो ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और ये जो रेफरेंस है ये बहुत अच्छा ही रेफरेंस है, ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस है। आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बुक से लिया गया, स्टैंडर्ड बुक से, यानी कि ये सब अर्ली प्लेस है, यानी स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा था किंग हेनरी फोर पार्ट 1 पार्ट 2, किंग हेनरी 4 पार्ट 3, टाइटस एंड्रोनिकस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अच्छा, बहुत से लोग जो है इस टाइटस एंड्रोनिकस को डाउटफुल प्लेस में डाल देते हैं कि ना ये बंदे ने लिखे हैं, दूसरे आदमी ने लिखा है, इसने नहीं लिखा है इसने। द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा, द टेमिंग ऑफ श्रीयू, किंग रिचर्ड III, ठीक है। ये सब आप तो इसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखेंगे ना, बार देखेंगे ना, आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे बैठ करके इसको रटना नहीं है, 5-7 बार आप देखिएगा, वो याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब हम देख ये सब, तो अब उसमें मैं क्या है आपको बताऊँ, नाम है, आप खुद उनको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ोगे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो ज़रूरी बातें हैं, ठीक है, किस प्ले में क्या है, किस प्ले को क्या कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नीचे में 4 प्ले दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन एक विलियम शेक्सपियर का प्ले नहीं है। तो इसको आप याद थोड़ी करिएगा, 5-7 बार 10 बार PDF को पढ़ लीजिएगा ना, वो दिमाग में खुद सेट हो जाएगा कि अच्छा भाई ये सब जो है ऐसा जो है विलियम शेक्सपियर का वर्क है, और इसके अलावा रहेगा तो नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, वो बहुत बेसिक हो गया कि प्ले का नाम पूछ रहा है, ये नहीं पूछना चाहिए, हालांकि प्ले का नाम क्यों पूछेगा, इतना आसान चीज़, ठीक। तो चलिए, प्ले का नाम आप देख लीजिएगा 2 बार 7 बार, वो याद हो जाएगा। अब हम प्ले से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं, उनको हम कवर कर रहे होंगे आज, ठीक है। चलिए, रोमियो लव इन रोमियो एंड जूलियट। अच्छा, अब इसमें बहुत सटल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि वो जो है आपको कोई एक वर्क दे देगा, कोई सा प्ले दे देगा, अब बोलेगा भैया ज़रा बताइए इसका थीम क्या है, या इसमें कौन सा मोटिव यूज किया गया है, ठीक है, या इसमें कौन सा इमोशन जो है एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे जो है अलग अलग होते हैं। मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, यानी कि जिसमें जो है पूछा गया एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, और लव स्लेवर्स लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट। इन सब में जो अगर डोमिनेटिंग थीम है तो किसका है भैया, लव का है, ठीक है, याद रखेंगे आप। रोमियो एंड जूलियट तो आपको याद हो ही जाएगा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा ये भी याद कर लीजिएगा। लव स्लेवर्स लॉस्ट, इसका तो नाम में ही लव है। ट्वेल्थ नाइट ये मस्त चीज़ है, इसको पढ़िए बहुत हंसी आएगा। और एज यू लाइक इट, ठीक, इसमें लव का है, ठीक है। रिवेंज एंड फैमिली ड्यूटी, हेमलेट में, हेमलेट भी काफ़ी एक अच्छा वर्क है इनका, बहुत अच्छा वर्क है, पढ़िएगा मज़ा ही आ जाएगा, मैंने कई बार पढ़ा है हेमलेट को, ठीक। तो थीम ऑफ रिवेंज एंड फैमिली ड्यूटी है किसमें, हेमलेट में है। जेलसी इन ओथेलो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे हुआ, सीधे पूछ लेता है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज डोमिनेटेड
बाय द फीलिंग ऑफ जेलसी। द फीलिंग ऑफ जेलसी इज़ अ प्रोमिनेंट थीम इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ओथिलो, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछे हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आपको मिल जाएगा। तो ओथिलो में जो वो जेलसी थीम का है, जेलसी का थीम है। सेक्सुअल करप्शन एंड द बाउंड्स ऑफ जस्टिस इन मेजर फॉर मेजर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिज़ैंथ्रोपी और रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन टिमन ऑफ एथेंस, ठीक है, यानी टिमन ऑफ एथेंस में जो है रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड मिज़ैंथ्रोपी, यानी आदमी से, इंसानियत जाति से हेट करना, वो है, ठीक है। फैमिली रिजेक्शन एंड मैडनेस इन किंग लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली रिजेक्शन और मैडनेस का थीम जो किंग लियर में है, ठीक है। द पावर ऑफ मनी एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द माइनॉरिटी इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक नाम का एक बंदा होता है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें एक कैरेक्टर आता है शाइलॉक, ठीक, वो एक्चुअली मनी लेंडर होता है, जूइश मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब पैसा देने वाला, ठीक है, कि वो एक तरह से साहूकार होता है ना, चलो हम आपको कर्जा देते हैं, वो वाला सूद पर पैसे देने, लोन पर लोन देने वाला, इंटरेस्ट पर जो है पैसे देने वाला। तो वही इसी की इसमें कहानी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक नाम का आदमी रहता है। और इसी तरह का एक और प्ले है, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम सुना होगा आपने, मतलब पढ़ाया ही है, हमने भी कवर किया है उसे पिछले क्लास में, जब हम यूनिवर्सिटी विट्स को कवर कर रहे थे। द ज्यू ऑफ माल्टा करके जो है क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है, उसमें भी इसी तरह का एक बंदा है, मतलब वो भी ऐसे ही पैसा लोन पे देने वाला, इंटरेस्ट पे पैसा देने वाला, जिसका नाम है बरबास। तो आप दोनों को याद रखिएगा, ठीक। दोनों का कैरेक्टर लगभग एक ही तरह का मिलता है, ठीक है, दोनों पैसे के लिए मर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब इंपॉर्टेंट बातें उनके प्ले से रिलेटेड, ठीक। अगला है मैकबेथ को ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन बोला जाता है और ओथिलो को ट्रेजेडी ऑफ जेलसी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। सीधे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, वो सीधे पूछते हैं, विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, ठीक है। आप एक तरह से ऐसे याद रखिए, कई जगह दे HOKM, ठीक है। हैमलेट, ओथिलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट, ओथिलो, किंग लियर और मैकबेथ, इन चारों को ना द ग्रेट ट्रेजेडी बोला जाता है, ठीक है, HOKM। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया और बता दिया मुझसे बोल करके भी, ठीक। तो HOKM ये ट्रेजेडी, हैमलेट, ओथिलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब एक कैरेक्टर है फॉल्स्टाफ। ये कैरेक्टर एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनका ये फेवरेट कैरेक्टर था, हाँ, उनका ये एक फेवरेट कैरेक्टर था। कौन? फॉल्स्टाफ। तो पहले एक वर्क में आया था फॉल्स्टाफ, वो पसंद आया, ठीक है, तो उसी लिए जो है एक और वर्क लिखा गया उसी कैरेक्टर के आसपास, ठीक। तो फॉल्स्टाफ कैरेक्टर सीधे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, बताइए फॉल्स्टाफ कैरेक्टर जो है वो किस किस प्ले में जो है हमको दिखता है। तो वो 2 प्ले है, एक हेनरी IV पार्ट 1 और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। पहले ये लिखा था वर्क विलियम शेक्सपियर ने, फिर एलिजाबेथ फर्स्ट को पसंद आया तो उन्होंने एक वर्क और लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह एक बाल्थाजार कैरेक्टर है, वो भी 2-3 वर्क में आता है, एक कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मच डू अबाउट नथिंग में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन किया। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कई बार एग्जाम में रिपीट करके पूछ दिया गया है उसको मैंने खासकर मेंशन किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़, कैरेक्टर कि अलग अलग कैरेक्टर जो है वो किस किस वर्क में जो है वो आया है। इसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है, ऐसा करते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है और अगर वीडियो कंटिन्यू किया जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब आई थिंक अभी लगभग 36-37 मिनट के आसपास का हो गया होगा, 38 मिनट के आसपास का, और इट्स गोइंग टू टेक अनदर 20-25 मिनट, आधे घंटे और लग जाएंगे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी थक जाओगे और दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई डिज़ायर। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर छोड़ देते हैं। इसमें एक पार्ट और होगा छोटा सा 20-25 मिनट का विलियम शेक्सपियर के लेक्चर में, जो बची हुई चीज़ें, कैरेक्टर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, कुछ एक इंपॉर्टेंट वाले कोट हो गए जो एग्ज़ाम से सीधे आते हैं, उन सबको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज फिर काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको ही मज़ा नहीं आएगा और आप थक भी जाओगे, ठीक है। अगली वीडियो में जो हम इसको कवर कर देंगे, ठीक। अभी इसका नोट्स आप लेकर क्या ही करोगे, जब लास्ट क्लास हो जाएगी इसकी, यानी अगली वीडियो में, तो वहाँ पर इसका आपको PDF का लिंक जो है मिल जाएगा। बाकी अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, कुछ कमेंट करें, कुछ सजेशंस हो, कुछ बताना हो आपको तो बताइए, कवर कि ऐसे पढ़ाइए या फिर इस चीज़ को कवर कराइए या इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाइए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे TRE हो या UBT, GT, PGT या कोई भी एग्ज़ाम वाला हो,
जहाँ पे लिटरेचर आता हो, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो में जो है का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ को कवर कर रहे होंगे। खासकर जब एग्जाम से नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो हम एक वॉर मोड एक्टिवेट कर लेंगे, यानी कि सब कुछ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जल्दी से कवर कर रहे होंगे, ग्रामर को भी कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे, और एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक ईमानदारी वाला, मतलब मैं फालतू की बात नहीं करूँगा। Being an aspirant, I understand what are the things that we should cover and what are the things that we should leave, and what are the ways that we should do these things to be the most effective person sitting in the examination. So that's all for today, and I'll see you in the next video. Take care and goodbye.